नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। आप लोग एक नारा हमेशा सुनते होंगे, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और एक कहावत मुहावरा भी सुनते होंगे, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और बहुत कम ऐसा समय आता है, ऐसी सिचुएशन आती है जहां दो दो तीन तीन मुहावरे, कहावतें, लोकोक्तियां एक ही जगह एक ही आदमी पर फिट बैठता हूं। यह कनाडा के निवर्तमान राष्ट्रपति जस्टिस ट्रूडो पर फिट बैठ गया। जस्टिस ट्रूडो न सिर्फ वहां के अपने कुर्सी से भगा दिए गए, बल्कि उन्होंने अपने पार्टी के नेता पद को भी त्याग करने पर मजबूर होना पड़ा। वो अब नेता भी नहीं रहे। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, और हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। जस्टिस ट्रूडो अब चकनाचूर हो गए हैं। जस्टिस ट्रूडो को अब यह बात समझ में आने लगी होगी कि अब भारत दुनिया में एक दिशा निर्देशक ही नहीं है, शक्ति है। उसके विरुद्ध अनाप शनाप बोलना, षड्यंत्र रचना और उनके दुश्मनों को अपने यहां पनाह देना और उनका महिमा मंडन करना अपने लिए घातक साबित होता है। और कनाडा के माध्यम से दुनिया को भी अब समझ में आ गई है कि भारत से आंखें तरेर के बात करोगे तो वह आंखें निकाल ली जाएंगी, और निकलती हुई दिख रही है। दुनिया में बढ़ती हुई भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है, और ईश्वर जस्टिस ट्रूडो जैसे सोच वालों को सद्बुद्धि दे, और जो लोग भारत के षड्यंत्रकारियों को अपने साथ रखते हैं, पनाह देते हैं, उन्हें भी सीख मिले। और जो भारत में भारत विरोधी रहते हैं, उनसे तो हम निपट लेंगे, निपटे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, कोई गोली मारे जा रहे हैं, किनको बुलडोजर चल रहा है, और हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका कितनों को रास्ते पर ला रही है। तो उनसे बहुत ज्यादा हम चिंतित नहीं है। चिंतित बियॉन्ड द बाउंड्री वालों से है, जहां पर हमारा कानून नहीं जा सकता, जहां पर हमारा बुलडोजर नहीं पहुंच सकता। खैर, जस्टिस ट्रूडो अपने गति को प्राप्त हुए। जो बोएंगे वही काटेंगे, यह बात फिर से सत्यार्थ हुआ। वो भारत विरोध के बीज बोए और राजनीतिक सत्यानाश की फसल काटे, यह होना ही था। लोकतंत्र की जय हो, भारत के वर्तमान नेतृत्व की जय हो, कूटनीति की जय हो, और विदेश में राजनीति को नियंत्रण करने वाले, विदेश से राजनीतिक संबंध बनाने वाले भारत के कूटनीतिकों की भी बहुत बहुत जय हो। खैर, आज मुद्दा है कांग्रेस ने आदरणीय प्रेरणा दीदी जी को सादर प्रणाम, और रवि चौहान जी को भी प्रणाम। आज मुद्दा है कि कांग्रेस ने भी हमारे बहनों के लिए, मां बहनों के लिए 2500 का गूगली फेंक दिया। अरविंद केजरीवाल तो लगातार फेंक ही रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी महाराष्ट्र चुनाव में यह गूगली फेंका था। दो बातें मैं पहले कह दूं, मेरा कल का भी वीडियो था कि हमें मुफ्त में नहीं चाहिए, और अगर आप देना ही चाहते हैं, बिना दिए रह नहीं सकते हैं, तो हमको शिक्षा और स्वास्थ्य को दे दीजिए। लेकिन कोई सरकारें नहीं देगी, क्योंकि अगर शिक्षा मुफ्त हो गया और सारे लोग शिक्षित हो गए तो एक खेल समझ जाएंगे कि भाई मुफ्त आप कहां से दे रहे हैं। अपने पिताजी के पैसे को तो दे नहीं रहे, मेरे ही पैसे को दे रहे हैं, मेरा ही एक तरफ से ले रहे हैं और थोड़ा दे रहे हैं, बल्कि ज्यादा ले रहे हैं और थोड़ा दे रहे हैं। आज सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस ने 2500 की घोषणा की कि कितना घोषणा की। सवाल यह है कि लोगों को यह बताया जाए कि जिन जिन राज्यों में मुफ्त की घोषणा हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वो सारी वादे फुलफिल हो रही हैं जो लोगों ने, राजनीतिक दलों ने घोषणा किया है। क्योंकि मेरा तो काम है उन्हीं मुद्दे को उठाना जो महत्वपूर्ण होता है, जनहित का होता है, और आपके लिए सीधे सरोकार वाला होता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं दिल्ली की। इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली में बैठ करके या लाइव प्रसारण कर रहा हूं, इसलिए कि सबसे पहले अगर कोई मुफ्त की रेवड़ी बांट करके सत्ता में काबिज हुआ तो वो था दिल्ली का ठग अरविंद केजरीवाल। तो पहले चर्चा दिल्ली की ही हो।
मित्रों, अरविंद केजरीवाल ने घोषणा किया था कि मैं 200 यूनिट मुफ्त बिजली दूंगा, दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। महिलाओं को बसें में फ्री यात्रा दूंगा, दे रहा है। 600 लीटर की 6000 कुछ पानी मुफ्त दूंगा, दे रहा है। अरविंद केजरीवाल ने जो जो योजनाएं घोषणा की थी वो फुलफिल हो रही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब आपका प्रश्न बनेगा, जब फुलफिल हो रहे हैं तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? इसलिए कि तुमको उस योजना का लाभ नहीं मिलता? मुझे नहीं मिलता, यह बेसत्य है, क्योंकि मेरे यहाँ 5 किलोवाट का बिजली है, 3 मंजिला मकान है, हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। मेरे यहाँ बिजली का बिल ज़्यादा आता है। राशन कार्ड मेरा वो वाला नहीं है जिस पर मुझे मुफ्त में अनाज मिलता। मतलब सरकार के किसी भी मुफ्त योजना का लाभ मैं नहीं लेता हूँ, लेने की स्थिति में नहीं हूँ और लेना भी नहीं चाहता। लेकिन जो लोग ले रहे हैं वो, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का जल बोर्ड इतने रुपए के कर्जे में है कि जल के साथ साथ जल बोर्ड में करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को भी बोली लगा दी जाए तो वो पूरा नहीं होगा। पिछला कार्यकाल तक मेरे ख्याल से 56,000 करोड़ रुपए का उधारी जल बोर्ड पर था, और जल बोर्ड के पास इतनी संपत्ति नहीं है, ना तो उसका जो ऑफिस कार्यालय और जो टूटे फूटे टैंकर हैं वो उतने नहीं है कि इतना 1000 करोड़ रुपया वापस दिया जाए। कोई उनसे नहीं पूछ रहा है कि यह घाटा कहां से पूर्ति की जाएगी, किस खाते से पैसा आएगा। डीटीसी की गाड़ियां जिसमें मुफ्त है वो दिल्ली के सड़कों पर कभी कभी दिखती हैं, है नहीं, और जो है वो सड़ रही हैं, डिपो में खड़ी हैं। आपको जान करके बहुत अफसोस और दुख होगा कि बहुत सारी बसें नई खड़ी हैं और उसकी इंजन चोरी हो गई, क्योंकि सालों साल से वो खड़ी रही, उनके टायर के नीचे घास जम गया, ऐसा लगे तो 20-25 साल से खड़ी हो। नई गाड़ियों की ये स्थिति है, क्योंकि लोग दिल्ली में या तो मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं या निजी साधनों का करते हैं या ये उबर ओला की करते हैं। अब तो वो मोटरसाइकिल और साइकिल भी उबर पर और ओला पर उपलब्ध है। तो आपके पास अगर 20 रुपया है तो आप साइकिल वाले को बुला लीजिए, 50 रुपया है तो मोटरसाइकिल वाले को बुला लीजिए, 200 रुपया है तो ऑटो वाले को बुला लीजिए, 2 मिनट में आपके पास आ जाता है। अब तो बल्कि दिल्ली में एक प्रचलन है कि लोग गाड़ी रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब से ये 10 साल और 15 साल में गाड़ियों को कट जाने के कानून बना है, तब से लोगों को लगता है कि भाई क्या करेंगे गाड़ी लेकर के। गाड़ी खड़ी गाड़ी रोज 200-300 रुपए की पड़ती है, क्योंकि 100 रुपये का 3 महीने का पोल्यूशन है और 12 से 20,000 रुपये तक का सबसे छोटी गाड़ियों का इंश्योरेंस है। तो आप समझ लीजिए कि 20,000 रुपया का इंश्योरेंस साल का मतलब रोज तक कितना पे गाड़ी खड़ी है तो आप पे कितने रुपए की पड़ रही है, और उसको कटना है तो लोग कहते हैं भाई समय फोन करो, ओला आएगा और जब पहुंचाएगा ना तो आपको गाड़ी चलाने का टेंशन, क्योंकि दिल्ली में जाम बहुत रहता है। तो मुफ्त के चक्र में डीटीसी की उधारी बढ़ती जा रही है। बिजली कंपनी जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रहा है, उसके सरकार की देनदारी इतनी है कि बिजली वाला जिस दिन मांग देगा ना अपना सारा पैसा, उस दिन सरकार का सारा बजट उसी में चला जाएगा, बल्कि उसके अतिरिक्त कर्ज आ जाएगी। तो बाकी के काम कैसे होंगे जो सरकार को करने पड़ रहे हैं? यह काम राजनीति में विरोधी दल वाले लोगों को उठाना चाहिए। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है और चिंता है कि दिल्ली के विधानसभा में अब 2-4 लोग गैर भाजपाई भी हैं। उन लोगों ने इस विषय पर कहीं कोई जोर शोर से नहीं उठाया। मान लीजिए कि विधानसभा में आपकी सदस्य संख्या कम है, अध्यक्ष आपको उठाने का मौका नहीं देता होगा, ऐसा होता है, क्योंकि मैं भी राजनीति थोड़ी बहुत समझता हूँ। क्योंकि अध्यक्ष तो आम आदमी पार्टी का है, वो आपका प्रश्न ही नहीं लेगा, क्या करेंगे आप? क्योंकि अध्यक्ष को प्रश्न का चयन करना है, तभी आप विधानसभा में बोलेंगे, बिना अध्यक्ष की इजाजत तक हो नहीं सकते। तो विधानसभा के बाहर मैं कौन सा विधानसभा में बोल रहा हूँ? मैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, आप कहीं नहीं बोल रहे। आपके पास तो सारा डाटा है, मैं तो एक अनुमानित बोल रहा हूँ। आपके पास तो बजट आता है और उसमें घाटा लिखा हुआ है। विधानसभा की कार्रवाई शाम को आपके पास चपके आ जाती है और लाइव आपके मोबाइल पर आ रही है, लैपटॉप पर आ रही है, मेल पर आ रही है, तो आप कहीं नहीं बोल रहे। लेकिन चूंकि आप इसलिए नहीं बोलेंगे कि एक बार
नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की राजनीति से परहेज करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए बात कहा था, तो केजरीवाल ने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये गरीबों का हक मारना चाहता है और आपके पास उसका काउंटर नहीं है। और राजनीति में बने रहने के लिए आपको काउंटर तलाशना पड़ेगा और जब तक काउंटर नहीं मिलेगा तब तक आपको उसी गेंद पर खेलना पड़ेगा जिस गेंद पर आपको राजनीतिक दल के लोग खेलवा रहे हैं। और ये जो मुफ्त की राजनीति है, मुझे इसका काट दिख नहीं रहा है। एक ही काट है कि लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, लेकिन 75-76 साल का हमारा लोकतंत्र हो गया, हम अब तक इतना शिक्षित लोगों को नहीं कर पाए कि उन्हें मतदान देने का सलीका पता हो, चुनाव में कैसे भाग लिया जाए इसकी जानकारी हो। 5वीं 8वीं कक्षा में शायद नागरिक शास्त्र का एक विषय है, मैं उत्तर प्रदेश का पढ़ा हूँ, मुझे ठीक ध्यान नहीं है क्योंकि मैं विज्ञान का विद्यार्थी था, BSc तक पढ़ाई की है हमने, तो मुझे इस बात का ध्यान नहीं है कि नागरिक शास्त्र मुझे कौन से क्लास में मिला था, लेकिन मिला था जरूर, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव, संसद का चुनाव का 2-4 पाठ था। एक पुस्तक ही नागरिक शास्त्र की, किस क्लास में मिला मुझे ध्यान नहीं, बट पढ़ाया जाता है। और वो विद्यार्थी सब पढ़ने के लिए रखते हैं, पास होने भर की। मान लो जिसको नागरिक शास्त्र में MA करना हो तो थोड़ा डीप पढ़ेगा, और जैसे हम जैसे लोग जिनको इंजीनियर डॉक्टर बनना था, साइंस स्ट्रीम खोजा, उन्हें बस पास मार्क के लिए संस्कृत और नागरिक शास्त्र पढ़ा, 33-35% आ जाए, ठीक है, पास हो जाएंगे, बाकी ध्यान हम PCM पढ़े, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर। और बाकी चुनाव में चुनाव आयोग नाम का एक संस्था है, वो क्या करते हैं मैं आज तक समझ नहीं पाया। वो जैसे समझ में आएगा आपको भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो काम ही है जिस विषय को समझ जाए उस पर विश्लेषण करें। चुनाव आयोग मेरे घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, और अमूमन 365 दिन में 300 दिन अब चुनाव आयोग के आसपास वाले इलाके में रहते हैं, जिसको लुटिया जोन कहते हैं। और 50 बार मैं चुनाव आयोग में अंदर गया हूं, कई बार किसी अलग अलग कामों से, सामाजिक आदमी है, लेकिन वो किस लिए बना है मैं नहीं जानता। अब आप कहेंगे कि चुनाव करवाता है, अगर सिर्फ चुनाव ही करवाता है तो उसको बंद कर देना चाहिए, वो तो जिला अधिकारी करवाई नहीं है। मेरा मतलब है कि चुनाव आयोग का काम है इन सब चीजों को देखना, वो चुनाव आयोग देखता नहीं है। तब रह जाता है मीडिया। देश में मीडिया की स्थिति जितनी बदतर शुरू से है, कोई बात नहीं कि अभी बिगड़ी हुई है, क्योंकि पहले भी जो सबसे बड़ा अखबार हिंदुस्तान होता था वो सबसे बड़े उद्योगपति बिरला जी का होता था, और आज भी जो सबसे बड़ा चैनल है वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी ग्रुप और अंबानी ग्रुप का है। अभी चैनल RR के पास है, रामदेव और रिलायंस के पास। अडानी अभी चैनल में सीधी प्रवेश नहीं किया है, लेकिन रिलायंस तो किया है। दक्षिण भारत में तो सभी राजनीतिक दल के पास ही मीडिया है। वहां का जो राजनीतिक दल उसका एक TV चैनल है, एक FM रेडियो है, और एक अखबार है, एक पत्रिका है। मुंबई में तो सामना पत्रिका शिवसेना का घोषित मुखपत्र है, उसमें शिवसेना के व्यू को छापा जाता है। तो राजनीतिक दल के और उद्योगपतियों के अधीन ही मीडिया है। अब मीडिया जिसके अधीन हो अपने मालिक के विरुद्ध कैसे बोल सकती है? तो सवाल है कि आपको इन सब चीजों की जानकारी कौन दे? वो हम देंगे, लेकिन मजबूरी है, अफसोस है, दुख है कि हमारी बात कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग इस वीडियो को लाइक करते हैं, कितने लोग इस वीडियो को शेयर करते हैं जो लोगों तक जाए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आपको सांप काटे का मंत्र आता है और पता चले कि नदी उस पार किसी को सांप काटा है और आप नहीं जा सकते, तो आप उतने दूर तक पानी में जाइए जहां तक आप डूब नहीं सकते, और आप यहां से मंत्रोच्चार करिए, उसको जरूर लगेगा मंत्र, क्योंकि ईश्वर देख रहा है। और मैं उसी ईश्वर को दिखा करके अपनी बात रखता हूं। बेशक मेरे कोई लोग बात ना सुने, मेरे वीडियो को कोई लाइक ना करे, कोई शेयर ना करे, कहीं तक ना पहुंचाए, लेकिन मैं अपनी बात कहता हूं और संतुष्ट हूं कि मैंने अगर जन्म लिया है तो अपना कर्म कर रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि मुफ्त की घोषणा पर कोई राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो चुनाव हार जाएगा। लेकिन हम तो विरोध करें, हम तो लोगों को अपडेट करें, लोगों को बताएं कि भाई साहब ये जो मुफ्त की चीजें आपके सामने दी जा रही हैं वो राजनीतिक दल के लोगों के द्वारा घर से नहीं दी जा रही है, आप ही का पैसा है और आप ही का पैसा आप ही को दिया जा रहा है। बल्कि कई जगह तो आपसे पैसा लिया जा रहा है 100 रुपया और दिया जा रहा है 20 रुपया, बाकी का 80 रुपया नेताजी के घर में जा रहा है। और इसको समझने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। आप आजू बाजू के नेताओं को देख लीजिए,
जब चुनाव लड़ने की बातें आई थी विधायक की, तो वो एक किराए की गाड़ी से चुनाव लड़ा था और चुनाव लड़ने के तुरंत बाद वो फॉर्च्यूनर के काफिला में चल रहा है और सारी गाड़ियां उसी की हैं। नौकरी व्यवसाय उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि कई लोग तो नौकरी की पात्रता लायक पड़े नहीं है। कई लोगों के पास तो फार्म खरीदने की शक्ति नहीं, क्योंकि फार्म में हम लोग जब पढ़ते थे तो सड़कों पर फार्म बिकती थी। अब तो नया पीढ़ी को पता नहीं होगा कि सड़क पर एक आदमी अलग अलग फार्म, रेलवे फार्म, पुलिस भर्ती फार्म, फलाना फार्म रखा होता था। 2 रुपया 2 आने 4 आने में 8 आने में आदमी फार्म खरीदता था और भर करके भेजता था। तो उसमें लिखा होता 8वीं पास के लिए फार्म, 10वीं पास के लिए फार्म, 12वीं पास के लिए फार्म, स्नातक है तो ये फार्म। तो कितने लोग चुनाव में उन्होंने तो बड़ा हो गए, उनके लायक ही नहीं था। मान लो लालू प्रसाद यादव का लड़का जो मुख्यमंत्री का तैयारी कर रहा है, वो फार्म मांगने गए तो काहे का फार्म मिलेगा? चपरासी का तो कोई फार्म ही नहीं है। वो भी साइकिल चलाने आना चाहिए। तो उसका बेटा वो जो पगलेट है, बांसुरी बजाता रहता है, वो साइकिल चलाने में लुढ़क गया था, टीवी पे आया था। तो लोग कहेगा ना कि भाई साइकिल चलाना तेरे को ढंग से आता नहीं है, चपरासी के लायक तो है नहीं। हाँ, खींच खाच के 8वीं पास कर गया है, लेकिन साइकिल चलाना जरूरी है। चपरासी में लिखा हुआ है, मतलब आप ये कोई हंसे ना, चपरासी की फार्म में लिखा है कि 8वीं पास हो और साइकिल चलाने आता हो। तो लालू जी का तो दोनों बेटों को साइकिल चलाना नहीं आता। एक तो टीवी में साइकिल चलाते हुए लुढ़क गया था और दूसरे का आदमी देखा ही नहीं, तो फिर वो फार्म ही नहीं ले पाएगा। तो वो तो इस लायक है नहीं, बट आप तो इस लायक हैं। आपका काम है कि जब चुनाव में प्रचार करने के लिए नेता हमें, तो सिर्फ 2 प्रश्नों से पूछ लीजिए। वही एक मौका है जब नेता से आपका मुलाकात हो सकता है, क्योंकि घर घर पर्चा बांटने, कूपन देने आते हैं। उनको पूछिए कि भाई नेताजी, ये जो 250 रुपया देने की घोषणा आपने किया है, ये पैसा आएगा कहाँ से? ये स्रोत कहाँ से? वो जो इटली में पैसा जमा है, वो जो बोफोर्स में, वो जो स्विस बैंक में पैसा जमा है, वहां से देंगे या हमारा ही पैसा हमको देंगे? पैसा देंगे कहां से? यह प्रश्न सिंपल आपको पूछना है। अगर वो कहेंगे कि हम आप बजट में एक प्रोविजन किए हो, तो कल बजट कहां से आएगा? वो बजट किसका बजट है? हमारे करदाताओं का दिया हुआ पैसा ही बजट से में इस्तेमाल होता है। तो आपको यह किसने अधिकार दिया मेरा पैसा प्रेमनाथ दीदी जी को देने के लिए, दिलीप सिंह को देने के लिए? किसको अधिकार है कि प्रेमनाथ दीदी जी का पेंशन का काटा हुआ टीडीएस राकेश परमार को दे दी? किसने कहा? ये कहां, कौन संविधान के किस पन्ने पर यह लिखा हुआ है? और नहीं लिखा हो तो काहे लोगों को बेवकूफ बना रहे? और माताओं बहनों को समझाइए कि कितनी माताएं हमारी बसों में चलती हैं, कितने लोग। रोज रोज महिला अगर जो बस में जाएगी वो रोजगार वाली होगी, और रोजगार वाली होगी तो उसके पास टिकट कटने का पैसा है। और जो नहीं है, जैसे मेरी पत्नी है, उसको कहाँ जाना होता है? महीना 2 महीने 6 महीने में कभी उसको इच्छा हुआ कहीं जाने का अपने किसी रिश्तेदार के पास, तो उसके पास गाड़ी है। मान लो गाड़ी नहीं है, तो बस में किसी एक दिन जाएगी, महीना 2 महीना 3 महीने में। 3 महीना में 30 रुपया बचाने के लिए एक सरकार को मतदान से माध्यम से पैसा वोट दे रही है और उसको सरकार बना रही है। और वो टूटा फूटा आदमी पर्दा 2 करोड़ का लगा लेता है। वो संडास जिसमें वो पैखाना करता है, वो कई करोड़ का है। असल में वो करोड़ का है नहीं, उतना पर घोटाला हुआ है। जो आदमी 200 यूनिट बिजली आपको दे रहा है, आपको पता है वो अपने ही बेटे से 10 लाख रुपए महीने का ट्रेडमिल लिया है, जिसमें वो पैदल वो चलते हैं सब। वो कुल 50,000 का मशीन और 10 लाख रुपए उसका किराया है। यह लोगों को समझाया नहीं जा सकता। बताइए कि भाई जिस आदमी ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी है, उस आदमी ने और क्या क्या लिया आपको पता है? उसने अपने घर में 6 ट्रेडमिल खरीदा। और किससे खरीदा? अपने बेटे से किराए पर लिया है। ट्रेडमिल का दाम है 50,000 और किराया दिया जा रहा है 10 लाख, और वो उस पर टहल रहा है अपने ही बेटे से किराए पर लेकर के। इसके पहले पी चिदम्बरम अपने ही पत्नी के घर में किराए पर आते थे और उनको 2 लाख रुपए महीना किराया देते थे। यह सब लोगों को बताया जाए कि नेता आपको कितने तरह से लूटते हैं। अपने ही घर में किराए पर आते हैं, अपने घर को किराए पर उठाते हैं, और उनका कुशाग्र बुद्धि देखिए कि वो किचन में अपने घर के बालकनी में 2 गोभी उगाते हैं और दोनों गोभी 250 करोड़ रुपया की बिकती है। और ये दिलीप भाई खेती में काम करते हैं, इनकी खेती में गोभी 2 रुपये की बिकती है और उनका 200 करोड़ का बिक जाता है। लालू प्रसाद के यहाँ हजारों करोड़ रुपया उनकी बीबी ने दूध दूह करके निकाल लिया है। और घर में 2 गाय हैं, मात्र टीवी में दिखती हैं। वो 2 गाय 200 करोड़ रुपए के दूध दे देती हैं। तो यह सब जब लोगों को बताएंगे, लेकिन मुझे अफसोस है कि भारत के राजनीति में भ्रष्टाचार अब कोई मुद्दा है नहीं, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता
तो मायावती का जमाना जब्त हो जाता। लेकिन अफसोस है कि उसका फोटो डालकर लोग चुनाव जीत जाते हैं। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो मुलायम सिंह की तो फार्म ही नहीं भर पाते। लेकिन आज मुलायम सिंह का बेटा मुख्य विपक्षी दल उत्तर प्रदेश में इससे नकार नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार मुद्दा होता तो लालू जी का परिवार कहाँ होता। लेकिन आज लालू जी का बेटा अपने दम पर सबसे ज्यादा सदस्य संख्या बिहार में लाया है। उससे कम नीतीश कुमार और भाजपा के पास सदन के आए, दोनों मिलकर के सरकार बनाया। तो यह कैसे होगा? हम जैसे लोग जो देश के हित में सोचते हैं, अर्थव्यवस्था के गिरने के खतरे को भांपते हैं और उसके स्थिति को समझते हैं, श्रीलंका हो जाएगा तो क्या होगा, इजिप्ट हो जाएगा तो क्या होगा, उनको पीड़ा होती है और वो अपनी पीड़ा व्यथा बयान करते हैं। और जिनको सुनना होता है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, और जिनको फर्क पड़ता है वो हमको सुनते नहीं है। सवाल यही है कि कैसे सुनाया जाए। लेकिन मैं अपना प्रयास जारी रखूंगा, आप सबको सजग और सचेत करता रहूंगा। क्योंकि जब पितामह का मौत हुआ तो उन्होंने बोला कि सबसे पीड़ा मेरा जानते हो क्या है, ये जो सैकड़ों बार धंसे हैं उससे ज्यादा पीड़ा है कि जब मुझे बोलना था तब मैं चुप रहा, और जब मुझे चुप रहना था तब मैं बोल दिया। उनको बोलना था तब जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, उसों को तो चुप रहे। इसीलिए सैकड़ों बाण के सैया पर सोए। उतना निष्पापी आदमी जिसने कोई पाप नहीं किया था, एक ही पाप किया कि जिस वक्त बोलना था वो बोल नहीं पाए। तो समय पर ना बोलना कितना बड़ा पाप होता है, ये पितामह में धसे बाणों से समझ में आ सकते हैं। इसीलिए मैं बाणों को अपने में धसाने की गलती नहीं करूंगा और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि जो गलत हो रहा है वो उसका विरोध करें, लिख के करें, बोल के करें, और कुछ ना कर सकें तो कम से कम इस वीडियो को अपना आशीर्वाद दे करके शेयर करें, अपने समूह में साझा करें, ताकि लोगों को पता चले कि देश में गलत क्या हो रहा है। एक दिन में यह नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ मैं राकेश मरवार आप सबसे एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि चुनावी लाभ के लिए जो मुफ्त की योजना है वो असल में आपके अर्थव्यवस्था का सत्यानाश करने का प्रयोजन है, और एक दिन सत्यानाश जरूर होगा। श्रीलंका का हुआ है, पाकिस्तान का हुआ है, और देशों का हुआ है, तो भारत कोई अछूता थोड़े है। और हो भी रहा है, क्योंकि देश के ऊपर कितना कर्जा है या आरटीआई से पूछ लीजिए, क्योंकि आरटीआई का अधिकार आपके पास है, तब आपकी आंखें खुल जाएंगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने मुफ्त की योजना चलाई थी। वहां के कर्मचारियों को पैसा देने के लिए, तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। कई महीना से उनके डीटीसी, उनके जो बस चलाते हैं उनको पैसा नहीं मिला है, उनके जो सफाई करते हैं उनको पैसा नहीं मिला है, वहां के अध्यापकों को पैसा नहीं मिला है, अस्पतालों को पैसा नहीं मिला है, लेकिन मुफ्त की योजना अभी भी चल रही है। और वही उस चीज को देखने के बाद भी पता न किस मुंह से कांग्रेस ने दिल्ली में भी योजना लागू किया है। हालांकि भगवान का शुक्र है कि कांग्रेस दिल्ली में नहीं आ रही है, लेकिन जो आ चुकी है या जिसके आने की संभावना है, मुफ्त की योजना तो वो भी ला रहे हैं। तो सवाल तो सभी पर लागू है, विचार जरूर करिएगा। मैंने तो विचार किया है और अपना विरोध दर्ज कराया है। आप कैसे करेंगे ये आप जाने। तब तक मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, भारत माता का एहसान मानिए और अपना फर्ज निभाइए। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।